नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। इस समय हम कर रहे हैं प्रैक्टिस बीपीएससी एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नहीं भी लगती है, कुछ रीज़न रहता है, कुछ कमी अगर आपकी नज़रों में रहती है तो उसके लिए हमें फीडबैक दीजिएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सिलाई के लिए प्रयुक्त फीते की लंबाई बतानी है आपको, क्या होती है, क्या 100 सेमी होती है, 125 सेमी होती है, 150 सेमी होती है, या डी है 200 सेमी। तो यहाँ पर जो फीते की लंबाई होती है वो होती है आपकी 150 सेमी। सिलाई का जो फीता होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सिलाई मशीन है उसका आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ, तो आविष्कार तो इसका 1790 में होता है, 1790 में होता है। लेकिन ये जो मशीन थी उसके बाद एक आविष्कार 1830 में भी होता है, लेकिन ये मशीन सक्सेस नहीं थी, कुछ खास काम इन्होंने नहीं किया। तो जो मतलब जिन्होंने अधिकार प्राप्त किया मशीन पे वो थे एलियास हॉबी। ठीक है, एलियास हॉबी। तो एलियास हॉबी द्वारा जो निर्मित मशीन है, एलियास हॉबी द्वारा जो निर्मित मशीन है वो बेस्ट मशीन मानी गई, सबसे पहले यही मशीन प्रयोग की गई। तो एलियास हॉबी कौन है, मशीन के खोजकर्ता आप कह सकते हो, क्योंकि इन्हीं की मशीन को जो है अधिकार प्राप्त हुआ, पेटेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम जो लोग मशीनें यूज़ करते हैं वो सबसे पहले एलियास द्वारा बनाई गई थी। उसका समय अगर आपसे पूछा जाए तो वो 1846 में थी। ठीक है, 1846 याद रखिएगा। जिस मशीन को सबने मतलब प्यार दिया या जिससे काम अच्छा हो पाया वो 1846 में मतलब आई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, रेशमी तथा फिसलने वाले कपड़ों पर सिलाई से पहले कौन सा टाँका लगाते हैं। ए है असम कच्चा टाँका, बी है सम कच्चा टाँका, सी है कच्चा टाँका, डी है रनिंग टाँका। तो रनिंग टाँका हमने आपको बताया था ढाका की मलमल में इसका प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है, रनिंग टाँका का। ठीक है, कच्चा टाँका, सम टाँका, असम टाँका में बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जब रेशमी तथा फिसलने वाले कपड़ों पर हम सिलाई करते हैं तो हम सम कच्चा टाँका लगाते हैं। जो कच्चा टाँका है वह कैसा टाँका है, वह एक अस्थायी टाँका है। अस्थायी टाँका है, क्यों अस्थायी है, क्योंकि ये दो कपड़ों को स्थिर करने के लिए जोड़ा लगाया जाता है। मतलब दो कपड़े हैं कोई, तो उन्हें क्या है अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए, जैसे कि हम साड़ी में फॉल लगाते हैं तो क्या करते हैं अस्थायी तौर पर हम उसे लंबे लंबे सुई के कहते हैं ना, सुई के मतलब क्या शब्द यूज़ करेंगे, लंबी लंबी सुइयों को पिरोते हैं और एकदम से खींच देते हैं। तो वो क्या होता है, कच्चा टाँका होता है, जल्दी जल्दी मारते हैं, उसके बाद सिलाई की मशीन हम फॉल पर चला देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा से असम कच्चे टाँके की। तो असम जो टाँका होता है, असम कच्चा टाँका, इसमें भी कहते हैं दो वस्त्र जो होते हैं शीघ्रता से जुड़ जाते हैं। दो वस्त्र जोड़ने के लिए ये भी होता है। इसमें भी क्या होता है, जल्दी जल्दी आप इस टाँके को ले सकते हो। ये टाँके भी बहुत शीघ्रता से लिए जाते हैं। ठीक है, ऊपर का टाँका लंबा होता है, इसमें ऊपर का कैसा होता है, लंबा होता है, और नीचे का टाँका जो होता है मतलब छोटा होता है ऊपर की अपेक्षा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेमी, 15 से 20 सेमी, सी है 25 से 30 सेमी, या फिर डी है 10 से 15 सेमी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, 20 से 25 सेमी जो होता है कपड़ा काटने वाली कैंची की लंबाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुरपन के लिए हम लगाते हैं रनिंग टाँका, हेमिंग टाँका, तिरछी सिलाई टाँका, डी है असम टाँका। तो अब हम फिर से टाँके की ही बात कर लेते हैं। टाँके जो होते हैं, अगर हम प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिलाई का टाँका, ठीक है, एक होता है सिलाई का टाँका और दूसरा होता है कढ़ाई का टाँका। तो इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो कौन से टाँके हैं, आप समझ रहे होंगे, ये सिलाई के टाँकों की हम बात कर रहे हैं। तो जो रनिंग टाँका होता है, अभी हमने आपको बताया भी था कि ढाका में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये होता भी किसके तरह है, ये कच्चे टाँके की तरह ही होता है। लेकिन कच्चा टाँका एक अस्थायी टाँका है, लेकिन ये कैसा स्थायी टाँका है। ठीक है, स्थायी टाँका है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ये स्थायी, लेकिन कच्चे टाँके की तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सरल है उसकी तरह इसको भी बनाना। ठीक है, बात करते हैं हेमिंग टाँके की। तो इसको हेमिंग टाँके को ही हम क्या कहते हैं,
तुरपन वाला टाँका कहते हैं। आपको आपका आंसर भी मिल गया। हेमिंग टाँका ही क्या होता है, तुरपन वाला टाँका कहलाता है। ठीक है, जैसे मगजी आपने देखी होगी, मगजी जो होती है हेमिंग टाँके से ही टाँकी जाती है। और ये प्रश्न भी बना है, ध्यान रखिएगा, मगजी को हेमिंग टाँके के द्वारा ही टाँका जाता है। आप लोगों ने शायद प्रैक्टिकल में मगजी कभी बनाई भी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तिरछी सिलाई टाँका, जो तिरछी सिलाई टाँका होता है, अस्तर हम जोड़ते हैं। अस्तर जानते हो क्या, किस में जोड़े जाते हैं, ब्लाउज में अस्तर लगाते हैं हम लोग। कुछ वैसे सूट आते हैं जो बहुत मतलब झीने होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हम उसमें भी अस्तर लगाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम अस्तर जो है ब्लाउज में लगाते हैं। ठीक है, तो अस्तर को जोड़ने के लिए ये लगाया जाता है तिरछा टाँका। अगर इसमें पूछा जाए ऊपर के टाँके की लंबाई, पूछी जाए ऊपर के टाँके की लंबाई क्या होती है, तो इसमें होता है 1 सेमी से 5 सेमी। ठीक है, ऊपर का टाँका कितना होता है, 1 सेमी से 5 सेमी कैसा होगा, लंबा होगा, 5 सेमी लंबा होगा। ठीक है, और नीचे का पूछा जाए तो आधा सेमी, कितना, आधा सेमी टाँका होगा। ठीक है, 1 से 5 सेमी ऊपर का टाँका होता है और नीचे का आधा सेमी टाँका होता है। ध्यान रखिएगा, देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, असम कच्चा टाँका हमने पहले भी बताया, ये बहुत शीघ्र लगने वाला टाँका है और मतलब इसकी बात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके विषय में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सादे पायजामे की नाप का निर्धारण करते हैं लंबाई से, सीट से, लंबाई और सीट से, डी है मोहरी की चौड़ाई से। तो सादे पैजामे की जो हम लंबाई की नाप का निर्धारण करते हैं वो किससे करते हैं, लंबाई और सीट से करते हैं। ठीक है, नाप लेने की विधियां अगर पूछी जाए तो 2 तरीके की होती हैं, केवल आप सीने या छाती का नाप लेना या फिर सभी विभिन्न अंगों की अलग अलग माप लेना। तो ये 2 तरीके की विधियां होती हैं, किसी भी नाप का निर्धारण करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है 6, प्लेटदार पेटीकोट स्टैंडर्ड साइज का नाप होता है। ए है कुल लंबाई, बी है हिप, सी है कमर, डी है उपर्युक्त सभी। तो जब हम प्लेटदार पेटीकोट बनाते हैं उसके साइज का नाप लेते हैं तो हम कुल लंबाई से ही कपड़े का निर्धारण और नाप का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आज के युग में सिलाई करना लड़कियों के लिए आवश्यक है। ए है फैशन के लिए, बी है प्रदर्शन के लिए, सी है दूसरों की सेवा के लिए, डी है समय तथा धन की बचत के लिए। ये धन होगा, ध्यान रखिएगा, धन की बचत के लिए, ये यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, जो समय तथा धन की बचत हो सके इसलिए आज के समय में सिलाई आनी चाहिए। आप जानते हो महंगाई का दौर है। ठीक है, तो कम से कम कुछ काम तो जो घरेलू काम है, अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो कम से कम हमें कुछ ये ऐसे बेसिक काम आने चाहिए, और हमारा तो सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें ये सारी चीज़ें आनी भी चाहिए। क्वेश्चन 8 है, सिलाई करते समय कपड़ा काटने के लिए कपड़े पर नाप अंकित करते हैं चौक से, खड़िया से, रंगीन चौक से या मिल्टन चौक से। तो जब भी हम सिलाई करते हैं तो हम किससे, मिल्टन चौक से क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। मिल्टन चौक का यहाँ फ़ायदा ये है कि ये तो एक तो ये हर कलर के कपड़े के हिसाब से मिल जाती है, और क्या होता है ये सरलता से छूट जाती है, तो इसीलिए मिल्टन चौक का प्रयोग करना चाहिए। सरलता से छूट जाती है, इसका दाग भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मिल्टन चौक प्रयोग किया जाता है निशान लगाने में। क्वेश्चन 9 है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। ए है कपड़े को श्रिंक करना, बी है कपड़े की प्रेस करना, सी है मिल्टन चौक से आवश्यक निशान लगाना, डी है उपर्युक्त सभी। तो कपड़ा काटने से पूर्व हम क्या करते हैं, सबसे पहले कपड़े को सिंक करते हैं। सिंक करने का यहाँ मतलब होता है कि पानी में कुछ देर भिगोते हैं और चेक करते हैं, मतलब चेक नहीं करना होता, यहाँ पर पानी में भिगोते हैं कुछ देर, फिर उसको झटक कर क्या करते हैं, झटक कर तार पर डाल देते हैं, बहुत इतना सूखना होता है, सूख जाता है। उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, प्रेस करते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद क्या करते हैं, मतलब कटिंग तो बाद में करेंगे, पहले चौक से निशान लगाएंगे, उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं और फिर सिलते हैं। ये काम करते हैं ना, तो ये सारी तैयारी हम कपड़ा काटने से पूर्व करते हैं। पहले सबसे पहले श्रिंक करेंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है, मान लो कोई कपड़ा सिकुड़ने वाला होगा तो वो पानी में भीग के पहले ही सिकुड़ जाएगा, तो आप आसानी से कटिंग करके उसे सिल लोगे।
सिलने के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपने अपने नाप का कोई सूट बनाया और आपने उसे पहले धोया नहीं, अब आपने सिलने के बाद धोया, वो कपड़ा था सिंक होने वाला, तो वो क्या है, वो सिकुड़ जाएगा, फिर वो आपकी फिटिंग का नहीं रहेगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जब आप पहले ही उसे कपड़े को काटने से पहले ही उसे धो लोगे पानी में, तो क्या है, उसे जितना सिकुड़ना होगा वो सिकुड़ जाएगा, फिर उसके बाद आप प्रेस करके अपने हिसाब से अपनी फिटिंग का सूट बना सकते हो, फिर वो नहीं सिकुड़ेगा, ठीक है, ऐसा इसलिए सिंक करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 10 है, किनारे पर कपड़े को मोड़कर हाथ से की जाने वाली सिलाई को कहते हैं। ए है बखिया, बी है तुरपन, सी है कच्ची सिलाई, डी है अनावश्यक सिलाई। तो हम किनारे पर कपड़े को जब काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तुरपन कहते हैं। और तुरपन में किस टाँके का प्रयोग होता है, अभी मैंने बताया हेमिंग टाँके का प्रयोग होता है, ठीक है, हेमिंग टाँके का प्रयोग होता है तुरपन में, अभी जस्ट आपको बताया था मैंने। तो याद रखिएगा कौन सा हेमिंग टाँका तुरपन के लिए प्रयोग होता है। और बात करेंगे अगर हम बखिया की, तो जो बैक टाँका होता है, जो बैक टाँका आपने पढ़ा होगा, बैक टाँका होता है, इसी को बखिया भी कहते हैं, ठीक है, बैक टाँके को बखिया कहते हैं, दोनों चीज़ एक ही है, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। कच्ची सिलाई की बात हो गई, अनावश्यक कोई सिलाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम तंतु नहीं है। ए है सूती, बी है रेयॉन, सी है पॉलिएस्टर, डी है नायलॉन। तो यहाँ पर कृत्रिम तंतु कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कृत्रिम तंतु कौन सा, सूती नहीं है भाई। यहाँ पर जो सूती है वो कैसा है, एक तो प्राकृतिक जगत का है। प्राकृतिक में भी पूछा जाए कहाँ से मिलता है तो वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पति में भी बात करें किससे प्राप्त होता है तो सेल्यूलोज से प्राप्त होता है। सेल्यूलोज होता कहाँ है तो किस में पाया जाता है मतलब बीज से प्राप्त होता है, ठीक है, बीज से ये रेशा प्राप्त होता है। कपास किससे, बीज से प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात करें रेयॉन की, तो रेयॉन रेयॉन को क्या कहते हैं, 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं, 19वीं शताब्दी का चमत्कार इसको कहते हैं। नायलॉन की बात करें तो 20वीं सदी का ये चमत्कार कहलाता है। 20वीं सदी का चमत्कार किसे कहते हैं, हम लोग नायलॉन को कहते हैं, ध्यान रहेगा, क्योंकि 1935 में रेयॉन के विषय में नायलॉन की खोज हुई 1935 में, और 1884 में नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, रेयॉन क्या है, कृत्रिम मानव निर्मित रेशा है, अर्ध सेल्यूलोजिक रेशा है, ठीक है। और नायलॉन कैसा है, 20वीं शताब्दी का चमत्कार है। रेयॉन कैसा है, 19वीं सदी का चमत्कार है। ये याद रखिएगा इतना सा। अगर पॉलिएस्टर की बात करें, पॉलिएस्टर की, तो जो डेक्रोन रेशे आपने पढ़े होंगे, डेक्रोन रेशे जो है पॉलिएस्टर से ही बनाए जाते हैं। जो डेक्रोन रेशे होते हैं किससे बनते हैं, पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये पॉलिएस्टर या डेक्रोन के रेशे, तो सीधे होते हैं चिकने होते हैं, ओके, और गोल व चमकदार होते हैं। गोल व चमकदार ये होते हैं, बिल्कुल ये पिघलने का गुण रखते हैं, ताप के संपर्क में ये बिल्कुल ही पिघल जाते हैं। इनमें नमी के अवशोषण की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, ये नमी को अवशोषित नहीं करते हैं या बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही जरा सा, ठीक है, और आसानी से सूख जाते हैं इनको। और ये गर्मी के लिए बिल्कुल भी इस समय आप इन्हें नहीं पहन सकते हो, गर्मी में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है, खुजली पैदा करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं, गर्मी में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, ऊनी वस्त्रों को धोने के बाद सुखाना चाहिए। ए है रस्सी पर लटकाकर, बी है हैंगर में टांगकर, सी है समतल स्थान पर, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो ऊनी के जो वस्त्र होते हैं जब आप उन्हें धोते हैं तो इन्हें समतल स्थान पर सुखाना चाहिए। ऊन के रेशों की आप ये तो जानते ही हो, जानतब जगत से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन रेशे हैं ये भी पता है, ठीक है, कैरोटीन प्रोटीन होता है इनमें, ये भी मालूम होगा आपको। बकाया इनका ग्रेविटी अगर पूछा जाए तो 1.32 है, ये चीज़ें कम याद रहती है इसलिए ध्यान रखिएगा। माइक्रोन अगर पूछा जाए तो 10 से 50 है, अभी जल्दी में ही किसी क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, 10 से 50 है। कौन से कपड़े, जो मैरिनो जाति की जो भेड़ होती है उससे बहुत अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं इनके, ओके, इतना भी आपको क्लियर होगा। जब ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है, गोल आकृति का। देखो, जितना मुझे एकदम याद आएगा और जितना मुझे लगेगा क्लास बहुत लंबी ना हो जाए, मैं उतना जल्दी जल्दी आपको बताती चलूँगी। गोल आकृति का होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। किसमें टेढ़ा मेढ़ा होगा, जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, क्योंकि इनका परीक्षण पूछा जाता है तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ कैसा होता है। ये काफ़ी मल्टी सेल्यूलर होता है क्योंकि ये बहुकोशिकीय होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसमें 3 लेयर होती हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक है, मेड्यूला होता है और
क्यूटिकल होती है। सबसे बाहरी परत क्यूटिकल होती है, बीच की कॉर्टेक्स होती है और तीसरी परत मेड्यूला होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सबसे बाहरी परत है तो ये क्यूटिकल होगी, ये मध्य परत है तो क्या है, ये देखिए ये क्यूटिकल है, ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला होता है। और जितना ज़्यादा मेड्यूला विकसित होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आपका रेशा खराब माना जाता है। जितना ज़्यादा मेड्यूला होगा उतना ज़्यादा कैसा होगा, रेशा आपका खराब होगा। तो ये मत सोचिए मेड्यूला जो होती है बहुत ज़रूरी है। जिन रेशों में मेड्यूला नहीं पाया जाता है वो रेशे ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, इतना उनके लिए काफ़ी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पशुजन्य रेशा के तंतु रेशा के अंतर्गत आता है। ए है नायलॉन, बी है सूती, सी है रेशम, डी है लीलन। तो जो पशु जगत से यहाँ पर ऊन तो दिया नहीं, तो हमें एक ही दिख रहा है, रेशम। रेशम दिख रहा है ना। जो रेशम होता है ये दो प्रकार से हमें प्राप्त होता है। एक कौन सा होता है, एक तो होता है स्वनिर्मित रेशम। ठीक है, एक होता है स्वनिर्मित रेशम, स्वनिर्मित रेशम, और दूसरा कौन सा होता है, उत्पादित रेशम। ठीक है, उत्पादित रेशम होता है, उत्पादित रेशम होता है। स्वनिर्मित 3 तरीके का होता है, मूगा होता है, अरंडी होता है, टसर होता है। ठीक है, और उत्पादित रेशम 2 तरीके के होते हैं, लपेटा हुआ और कता हुआ। जो उत्पादित रेशम होते हैं उन वो रेशम अच्छे होते हैं क्योंकि ये पूरी तैयारी से सेरीकल्चर का जो मेथड है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो आई होप इतना काफ़ी है रेशम के विषय में, क्योंकि और प्रोटीन है, प्रोटीन रेशा है, ये भी आपको पता है। ठीक है, सेरेसिन गोंद पाया जाता है, ये भी आपको पता है, सेरेसिन गोंद पाया जाता है। और फाइब्रिन क्या होती है, इसमें प्रोटीन होती है, ये भी आपको पता ही होगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है। बात आगे करते हैं, इसको क्या कहते हैं, नायलॉन को जादुई रेशा कहते हैं, जादुई रेशा कहते हैं, जीवन सुगम्य रेशा कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि धो और पहनो रेशा इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही आराम से धुल जाता है, प्रेस वगैरह की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, कपास को क्या कहते हैं, वाइट गोल्ड कहते हैं। सूती रेशा यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, वस्त्रों का राजा कहते हैं। लीलन कैसा है, वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है। इसका अगर हम माइक्रोन की बात कर लें, ठीक है, ग्रेविटी तभी हमने बताई थी क्या होती है इसकी ग्रेविटी, 1.25। चाहे कपास हो, चाहे लीलन हो, चाहे रेयॉन हो, रेयॉन, ये तीनों की ग्रेविटी क्या होती है, सेम होती है, 1.25। तीनों की ग्रेविटी सेम होती है 1.25 याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, रेशम के कपड़ों पर कलफ लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरारोट का, बी है मैदा का, सी है गोंद का, डी है साबूदाने का। आज थोड़ी तबीयत भी सही नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया, रेशम के कपड़ों पर किसका कलफ लगाया जाता है, तो गोंद का कलफ लगाया जाता है। अरारोट है, मैदा है, साबूदाना है, चावल के आटे का कलफ जो होता है कपास पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क धुलाई के लिए प्रयोग करते हैं पेट्रोल का, बेंजीन का, मिथाइलेटेड स्पिरिट का। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। जो शुष्क धुलाई होती है उसमें इन तीनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल का भी प्रयोग करते हैं, बेंजीन का प्रयोग भी करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट का भी प्रयोग करते हैं। जब भी कोई दाग होता है उसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो दाग को पहचानने के 3 मेथड होते हैं। बाई सीइंग, आप देखकर दाग को पहचान सकते हो। ठीक है, वाई टच, आप छूकर दाग को पहचान सकते हो। ठीक है, छूकर और देखकर, छूकर और सूंघ कर। ठीक है, बाई स्मेलिंग। ठीक है, सूंघ कर भी आप दाग को पहचान सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखकर, छूकर और सूंघ कर, 3 तरीके से आप पूछा जाए किस किस तरीके से आप दाग को पहचान सकते हो, तो इन 3 तरीकों से आप आराम से दाग को पहचान सकते हो। ठीक है, अच्छा, वस्त्र पर दाग छुड़ाने की विधियाँ भी 3 ही हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, बता सकता है कोई? एक होता है घोलक विधि। ठीक है, एक होता है कौन सा, घोलक विधि। दूसरी होती है अवशोषक विधि, अवशोषक विधि। ओके, और तीसरी कौन सी होती है, रसायनों द्वारा। ठीक है, रसायनों द्वारा हम दाग छुड़ा सकते हैं। तो ये 3 विधियां होती हैं मुख्यतः दाग छुड़ाने की, सामान्य विधियां भी इनको कहा जाता है। घोलक द्वारा में अभी हमने बताया, ये पेट्रोल है, बेंजीन है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है, इसके अलावा एसीटोन है, तारपीन है, मिट्टी का तेल है, बेंजीन है,
बेंजीन आपको इसमें दिख ही गया है। तो ये सारी चीज़ों का एक और आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ ब्लॉटिंग पेपर का भी यूज़ किया जाता है। ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग किसमें किया जाता है? घोलक विधि में ही किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अवशोषक जो विधि होती है, अवशोषक विधि में आपके सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि कुछ आपको पाउडर जैसी चीज़ें फील होंगी। जैसे आपने क्या किया, मैदे का पाउडर ले लिया, जो आटा होता है उसे पाउडर मान लो, ठीक है। टेल्कम पाउडर है, पाव रोटी का पाउडर है, चौक का चूर्ण है, फूलर का अर्क है, नमक है, सब चीज़ पाउडर की तरह है, ठीक है। भीगी पाव रोटी एक थोड़ा अलग मतलब हो गया। भीगी पाव रोटी को भी आप किसी दाग पर लगा देते हो तो वो क्या है, उसको सोख लेती है और सूखने के बाद झाड़ देते हैं। तो ये क्या है, अवशोषक विधि होती है। ओके, याद रहेगा। अवशोषक विधि जैसे जला हुआ झुलसा हुआ दाग है तो आप पाव रोटी को उस पर भिगोकर रगड़ दो और जब बस सूख जाए तो उसको छुड़ा दो, ठीक है। झाड़ के साफ कर दो, साफ हो जाएगा आपका झुलसा हुआ दाग, जैसे प्रेस वगैरह से झुलस जाता है वैसे। और बकाया रसायन में जितने रसायन आ जाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे क्या हैं, रसायन है। सिरका भी रसायन है। ओलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसीटोन, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब रसायन है। तो आपको इस शब्दों को पकड़ना है। इन शब्दों को आप समझ लीजिए कि रासायनिक चीज़ें क्या है, पाउडर वाली चीज़ें क्या है, ठीक है। ऐसे शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। और ये प्रश्न हमेशा ये ना तो पढ़ने में इजी लगते हैं और ना ये जब आ जाएं तो इजी होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं पढ़ने में इजी लगते हैं लेकिन आंसर देने में दिक्कत होती है। ये पढ़ने में भी डिफ़िकल्ट होते हैं और मेरे लिए नहीं रहे, क्योंकि मैं पढ़ पढ़ के समझ में मैंने एक अपने माइंड का सेट कर लिया है कि कौन सी चीज़ें रासायनिक हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें हम घोल सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग किसमें करते हैं, घोलक विधि में। लेकिन जिसको नहीं आता है वो कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, जो कि मैं कर चुकी हूँ। जंग का धब्बा हटाया जा सकता है जेबल वाटर से भी है, ऑक्सैलिक एसिड से। आज मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है और मैं 2 दिन को फिर कहीं जा रही हूँ, इसीलिए मैं आज फिर 3 क्लासेस रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी दर्द का कारण यही है, मेरी जो है ना स्लिप डिस्क आप लोग जानते होंगे ना, वो वाली प्रॉब्लम है। जब मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ता है, जैसे मैं कहीं जाने को होती हूँ तो मैं 3-4 दिन की क्लासेस रिकॉर्ड करती हूँ। तो वही चल रहा है सुबह से। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है फिर मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, फिर मैं क्लास रिकॉर्ड करती हूँ। अब आपको ये 3 दिन जो लगातार क्लास मिलेंगी, 14 को एक मिलेगी, 15 को मिलेगी और 16 को, ये तीनों आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, ठीक है। तो जंग का धब्बा किससे छुड़ाया जाता है ये बताना है। जेबल वाटर से, ऑक्जेलिक एसिड तथा बोरिक्स से, फिटकरी तथा टाटरी से, डी है अमोनिया से। तो जब हम स्याही के धब्बे सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, नहीं ये वाला नहीं था, क्वेश्चन नंबर 16 था ना। जंग का धब्बा किससे छुड़ाया जाता है, तो वो छुड़ाया जाता है, देखो जेबल वाटर से भी छुड़ाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड से भी छुड़ाया जाता है। लेकिन अब आपको एक ही आंसर देना है तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप आंसर सही करेंगे, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड हो गया, नमक हो गया, गर्म पानी हो गया, इनसे जंग का धब्बा जो होता है वो छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देना है तो यहाँ पर ये ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, ऑक्जेलिक एसिड तथा बोरेक्स। बी ऑप्शन सही, बकाया जेबल वाटर भी स्याही के धब्बे में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूती वस्त्रों का पीलापन दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं टीनोपॉल। टीनोपॉल कोई जानता है, नील, ब्लीचिंग पाउडर या उपरोक्त सभी। टीनोपॉल भी एक एजेंट होता है जो क्या करता है, सूती वस्त्रों का पीलापन दूर करने के लिए प्रयोग होता है। और ये प्रश्न आ चुका है ये PYQ से अभी मैं आपको करा रही हूँ सारे, ठीक है। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस समय मैं भी थोड़े PYQ ही करा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बुक से मैं क्वेश्चन कराती हूँ, आप लोग इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हो। आप मैं नोटिस करती हूँ उन्हीं क्लासेस पे व्यूज़ आते हैं जहाँ पर PYQ होते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपको ज़रूर अलग लगेंगे, वही क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मैं ढूंढ के स्पेशल लाई हूँ, वही ढूंढने पड़े हैं, ये क्वेश्चन ढूंढती हूँ मैं, जो मुझे लगता है कॉमन प्रश्न है और सब जगह देखने को मिल जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं छोड़ के मैं ऐसा क्वेश्चन लाती हूँ जो शायद कम लोग करा रहे हों। क्योंकि सबकी क्लासेस तो मैं भी नहीं देखती हूँ, मैं भी ये देखती हूँ कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन ला रहे हैं, कहाँ के बच्चे कौन से बच्चे किस प्रकार की क्लास को पसंद करते हैं। ये तो चेक करने के लिए मैं जाती हूँ लोगों के चैनल पर, क्योंकि मैं सीख रही हूँ अभी काम को, वो लोग पहले से कर रहे हैं तो मुझे सीखना पड़ेगा यूट्यूब पर कैसे काम करना है। तो इसलिए मैं चेक तो करती हूँ, लेकिन मैंने हर वो प्रश्न लाने की कोशिश की जो मुझे अभी जल्दी में किसी क्लास में नहीं दिखा। स्याही का धब्बा हटाया जा सकता है जेबल वाटर से, तारपीन के तेल से, नींबू तथा नमक से, डी है चूना लगाकर। हम स्याही के धब्बे की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो स्याही का धब्बा हम किससे साफ़ करते हैं, नींबू तथा नमक से हम साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, कपड़ों की चमक के लिए प्रयोग किया जाता है नील का
नमक का, सिरका का, उपयुक्त सभी। तो हम जब कपड़ों की चमक की हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिरके का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया है कि सूती कपड़ों पर चमक के लिए क्या करते हो। सूती कपड़ों पर नील लगाने से सफ़ेदी बढ़ जाती है, उनकी पीलापन दूर हो जाता है। लेकिन जो सिरका होता है वो आप डालते हो तो नॉर्मल कोई भी कपड़ा है, वैसे तो ख़ास तौर से रेशम के कपड़ों में कहते हैं, लेकिन कोई भी कपड़ा है सूती कपड़ों पे भी होता है तो चमक उसकी बनी रहती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग करते हैं। ए है सिरके का, बी है नींबू का रस, सी है मेथिलेटेड स्पिरिट और डी है नमक का पानी। तो रेशमी वस्त्रों में अभी मैंने कहा ना सिरके का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, अगर मुझे पता होता, मैं ये क्वेश्चन बना चुकी, मुझे ध्यान नहीं रहा ये क्वेश्चन एक ऐसा ही बन चुका है, तो मैं इसको नहीं लाती। चमक के लिए सिरके का प्रयोग ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, एक किंवदंती है कि पूरे थान को ही अंगूठी के छिद्र के बीच से निकाला जा सकता है। वह वस्त्र है पटोला, बी है ढाका की मलमल, सी है चंदेरी साड़ियाँ, डी है फुलकारी। ठीक है, पटोलू कहाँ की है? गुजरात की है। किसके लिए? काफ़ी चमकदार होती है, रेशमी धागों से बनती है और रेशमी वस्त्र है पटोला, और गुजरात की है। और कैसी? नववधू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक डिज़ाइन होते हैं। ओके, ढाका की मलमल ज्योति सूती रेशों से बनती है, बारिश के मौसम में बनाई जाती है। और इसी के विषय में ये किंवदंती प्रचलित है कि इतनी सूक्ष्म होती थी कि माचिस की डब्बी में समा जाती थी और एक पूरा थान अंगूठी के बीच से निकल जाता था। ठीक है, चंदेरी सिल्क साड़ियाँ कहाँ की हैं ये आप हमें बताएंगे, और फुलकारी जो है वो कहाँ की है? पंजाब की है। ठीक है, एक ऑप्शन आपके लिए छोड़ा है। ओके, चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की है आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमरस तथा अमरस नामक ब्रोकेड वस्त्र विशेष कर कहाँ निर्मित होते हैं? ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है औरंगाबाद, डी है सूरत। कहाँ पर ये मतलब ऐसे तो ब्रोकेड आपको पता है कहाँ, बनारस में बनता है। ठीक है, बनारस में बनता है, लेकिन इस समय आपको यहाँ पर एक विशेष स्थान बताना है जो कि यहाँ नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश का तो मैंने मान लिया चिकनकारी है। ठीक है, चिकनकारी हो गई। ओके, सूरत भी छोड़ दीजिए आप। औरंगाबाद जो है यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में 9 मीटर की साड़ियाँ पहनी जाती हैं। आपको पता है महाराष्ट्रियन पीछे से साड़ी को डालते हैं। ठीक है, बनारसी स्टाइल में ये साड़ियाँ होती हैं और शायद ये साड़ियाँ चंदेरी साड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। महाराष्ट्र की ही साड़ियाँ होती हैं जो चंदेरी कहलाती हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीर की कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? फुलकारी, चिकनकारी, कसीदाकारी या फिर कसूती। तो जो हमारी कश्मीर की कढ़ाई है वो किस नाम से जानी जाती है? कसीदाकारी के नाम से जानी जाती है। कसीदाकारी के नाम से कश्मीर की कढ़ाई को जाना जाता है। ठीक है, फुलकारी पंजाब की है, जिसे पहले गुलकारी भी कहते थे। कैसी डिज़ाइन बनाई जाती है? इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन बनाई जाती हैं। ठीक है, ज्यामितीय डिज़ाइन बनती है। ओके, चिकनकारी आप जानते हैं इसमें मुर्री और जालीदार टाँके का प्रयोग किया जाता है, और भी सैटिन टाँके का भी प्रयोग किया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। कसूती कर्नाटक की है, ये भी आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 24, आवे रवा जो कि ब्रोकेड वस्त्र का प्रकार है का अर्थ है? ए है स्वप्न के समान सुंदर, बी है बहता पानी, सी है वैभवपूर्ण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आवे रवा जो कि ब्रोकेड वस्त्र है, इसका मतलब होता है, आवे रवा का मतलब होता है बहता पानी। ठीक है, और ये वाकई में एक वैभवपूर्ण वस्त्र होता है, काफ़ी इसमें मतलब अच्छा काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊँगी, मुझे मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, पटोला में कपड़े को सोने चांदी के तारों से बुना जाता है। बी है कपड़ों पर बांधनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, सी है कपड़े पर टाई एंड डाई की प्रक्रिया द्वारा हाथी नर्तकी व फूल आदि के चित्र अंकित किए जाते हैं, डी है इस पर मोम व रंग का प्रयोग किया जाता है। मोम और रंग का प्रयोग तो वॉटेक में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। कपड़े पर टाई एंड डाई की प्रक्रिया द्वारा हाथी नर्तकी व फूल आदि के चित्र जो होते हैं वो पटोला में अंकित किए जाते हैं। पटोला कहाँ की है? गुजरात की है। और किसकी होती है? नववधू के लिए ये बनाई जाती है, ये भी हम बता ही चुके हैं आपको। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।